Hi students, I hope you all guys are doing great and fine. So please let me know if I am audible and perfectly visible to everyone. क्या हमारी आवाज आपको आ रही है? Please confirm yes if we are audible or महरीन सिंह यस सर. सो सबसे पहला काम ध्यान रखो कि स्ट्रीम को आगे शेयर करो अपने साथ जो भी अपने स्कूल फ्रेंड्स हैं और जो भी अपने क्लास मैथ्स हैं बैच मैथ्स हैं उनके साथ आप एग्जैक्टली स्ट्रीम को शेयर करो. ओके सो आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट. और आज के सेशन में लाइव जा रहे हैं हमारे जीएम सर और जो कि आपका क्लास 8th का जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमारी टीम फुल्ली एनर्जेटिक है और आपको इंशाल्लाह सारे ही कॉन्सेप्ट जो है सारी ही जो चीजें हैं टाइम से पहले और ऑब्वियसली जो आपके पेपर गैप्स है यानी कि अगर आप इंग्लिश का उर्दू का पेपर देके आते हैं उसके बीच में जो गैप्स है तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी भरपूर जो है पूरी तरह से लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितना पॉसिबल हमसे हो सकता है वो हम करेंगे. तो आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे जेम्स सर एंड आई होप यू ऑल गाइस आर एक्साइटेड फॉर द सेम. सो आप साथ साथ में जो है बातचीत भी सर के साथ कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ लक सर फॉर द लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. और बेस्ट ऑफ लक सर फॉर कमेंट इन लैपटॉप. चलिए तो बेटा अगर वॉइस आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिए. बेटा अगर आप तक अब क्लियर वॉइस आ रही है तो प्लीज से यस. ओके तो बेटा यस यू कैन. आप माइक भी आप अपनी बुक भी सामने रख सकते हो. आपको हेल्प मिलेगी ऑब्वियसली. जो टेक्स्ट आपको दिया गया है आप वो भी साथ साथ रखिएगा. ठीक है आप वो भी साथ साथ रखिएगा तो इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है चलिए तो साथ साथ आपके साथ बात भी होगी. तो चलिए बेटा पहला ही क्वेश्चन जो हमने कहा क्वेश्चन पूछा गया है नेम द रेबल. ठीक है हु थॉट गोरिल्ला वॉर. बेटा बात की गई है गोरिल्ला वॉर की अगेंस्ट ब्रिटिश विद. अच्छा ये जो गोरिल्ला वॉर था ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश के खिलाफ. गोरिल्ला वॉर किसको कहते हैं? ऐसी जंग ठीक है जहां पर आप अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ते हो. ठीक है उनमें क्या कहा गया है विद सपोर्ट ऑफ सेवरल और स्पेशली उनमें पीजेंट लीडर्स का रोल था. पीजेंट लीडर्स आपको पता ही है वो कौन है. जो जमींदार है वो साथ दे रहे थे उस वक्त. वो कौन थे उस गोरिल्ला वॉर में? ठीक है किसने ये गोरिल्ला वॉर सिखाया? ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसने लड़ा? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पहला बेटा बताएगा ए तांत्या टोपे, मंगल पांडे, बी बहादुर शाह जफर और नाना साहिब. आप अपनी बुक में भी बेटा देख सकते हो. चलिए पहले मैं आपसे ही पूछूंगा आप बताइए कौन सा सही आंसर जाएगा ए बी सी या डी. लेट यू पीपल कमेंट. तो चलिए बेटा बताइए आप ही बताइए पहले. ठीक है फिर मैं बताऊंगा यहाँ से कि कौन सा सही आंसर है.
आप बताइए बेटा, ठीक है, कौन सा सही आंसर जाएगा? शाबाश। चलिए, क्या ए सही है, बी सही है, डी है, या सी या डी है? ठीक है, कौन सा था? हु टॉट गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश? आप बताइए वहां से। ठीक है, एनीबॉडी? बी, बी, शाबाश शाबाश शाबाश। एनीबॉडी एल्स? डी, राशिद बोल रहे हैं बी। महरीन बोल रही है मंगल पांडे। मंगल पांडे, मीर जैनब, ए। ओके बेटा, जिस नॉट स्पॉट है। चलिए, तो चलिए बेटा, इसका सही आंसर है ए। याद रखिएगा, इट इज ए। ठीक है, ए कौन थे बेटा? 2 पे ए हमारा सही आंसर है। इन्होंने ही सिखाया था, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही लड़ा था। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें आती है, इन्होंने गोरिल्ला वॉर लड़ा भी था और सिखाया भी था। याद रखिएगा, ठीक है, दोनों चीजें। गोरिल्ला वॉर अलग अलग फ्रंट्स पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर लड़ाई लड़ी जाती है। चलिए, तो बेटा ए हमारा यहाँ पर सही आंसर जाएगा। आप बुक को भी सामने रखकर कंफर्म कर सकते हो। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, नेम द सन ऑफ बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ। बेगम हजरत महल के बेटे के बारे में बेटा बताना है। दूसरा बताइए कौन है? ए हमें दिया गया बिरजिस कादिर, दूसरा नाना साहिब, कंवर सिंह, और तीसरा है बाजीराव। बताइए, चौथा बाजीराव। हमारा ए, बी, सी या डी? ठीक है, बताइए बेटा, कौन सा सही आंसर जाएगा? विदाउट वेस्टिंग टाइम बताइए कौन सही बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? सही, जैनब ने सही आंसर दिया है। ए पार्ट हमारा सही आंसर जाएगा, बिरजिस कादिर। ठीक है, ए पार्ट सही आंसर बनता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्लेस वेयर बहादुर शाह जफर वॉज सेंट अंडर द लाइफ इम्प्रिजमेंट। बहादुर शाह जफर को भेजा गया था उम्र कैद के लिए, किनके जरिए? ब्रिटिशर्स के जरिए। कहां पर भेजा गया था? लखनऊ भेजा गया था, मेरठ भेजा गया था, दिल्ली या रंगून? ठीक है, तो बेटा ये इन्हें कहां पर भेजा गया था? इन्हें भेजा गया था रंगून। याद रखिएगा, ठीक है, कहां पर भेजा गया था? इन्हें रंगून भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? इन्हें रंगून भेजा गया था। सही आंसर। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, who wanted to recognize her adopted son as the heir of his or her झांसी kingdom। कौन चाहता था कि उसका जो अडॉप्टेड सन है उसे झांसी का अगला बादशाह बनाया जाए? नाना साहिब, कंवर सिंह, ब्रिजेश या बेटा रानी लक्ष्मीबाई? तो सीधा सीधा आंसर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी, सी या डी इनमें से बताइए। तो ये डी सही आंसर जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इन्हीं का एडॉप्टेड सन था। सही आंसर जा रहा है मारूफ। इट इज अ वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, who was proclaimed leader of revolt of 1857 from मुगल एम्पायर? क्योंकि 1857 में क्या था? मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, और मुगल एम्पायर, क्योंकि दिल्ली सारी फौज आ गई थी, जो रेबल था रेबल की फौज सारी दिल्ली आ गई। तो दिल्ली में क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप बताइए, ए है, बी है, सी है कि डी है? तो सीधा सीधा जवाब है सी। यहां पर सही जवाब जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 में मुगल एम्पायर से लीडर करार दिए गए थे। किसके? रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिमेंबर। चलिए आगे, सी सही आंसर है। वेरी गुड, शाबाश मुंतहा, यू आर वेरी गुड, सही है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज नाना साहिब? ये नाना साहिब कौन थे? तो बेटा आप चारों ऑप्शन देखिए। डी बोल रहा है कि इनमें से इन 3 आंसर में से कोई नहीं है। ए बोल रहा है पेशवा बाजीराव,
बी बोल रहा है सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, सी बोल रही है सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, डी बोल रहा है इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो आप बताइए जल्दी जल्दी कि कौन सही आंसर है, नाना साहिब कौन थे? महरीन वेरी गुड, मुनीब सही आंसर दे रहे हैं, महरीन, असदुल्ला, मुंतहा वेरी गुड आंसर, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन, हाँ बेटा ए पार्ट सही आंसर है। नाना साहिब कौन थे? सन ऑफ पेशवा बाजी राव सेकंड। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय सिपॉय? ये सिपॉय कौन थे? ये सिपॉय क्या कॉन्सेप्ट था? तो ब्रिटिश जो थे, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने सिपॉय का ही एक वर्जन था। कौन? सिपॉय का वर्जन कौन था? सोल्जर को ये सिपॉय कहते थे। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तानी जुबान में सिपाही कहा जाता था। तो सही आंसर है सी, सही, सी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्राइबल नहीं था, ट्राइबल एक अलग कम्युनिटी है। पीजेंट भी नहीं थे, सिपॉय का मतलब पीजेंट नहीं था, और सिपॉय का मतलब सही सोल्जर ही है, यानी डी, बी और ए नहीं है। चलिए बेटा, ठीक, सही आंसर, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। चलिए क्वेश्चन डी क्या है? डी बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है Which revolt is led by Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao? तो नाना साहिब, तो क्वेश्चन पूछा गया है which revolt, कौन सा रिवॉल्ट led by नाना साहिब, the adopted son of पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, कहा गया कानपुर का, अवध का, जगदीशपुर का या बिथुर का। इनमें से आप बताइए नाना साहिब किस रिवॉल्ट को क्या करते हैं, आगे ले जाते हैं? तो महरीन सही आंसर दे रही है, ए पार्ट हमारा सही आंसर जाएगा, इट इज कानपुर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है द ग्रीज्ड कार्ट्रिज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स वाज मेड ऑफ। जरा यहां पर बेटा बात करते हैं, यह कहानी कहां से स्टार्ट होती है? मंगल पांडे से कहानी स्टार्ट होती है, जिन्हें सबसे पहले कहा गया कि तुम कौन से पवित्र हो, तुम भी तो अब गाय की चर्बी चाटते हो। क्योंकि मंगल पांडे क्या था? मंगल पांडे एक जिसे कहते ना बड़ी जात से था। ठीक है, तो फिर जब उसने सारा कुछ मालूम किया तो उसके बाद क्या पता चला कि ये सही बात है कि ग्रीज्ड जो कार्ट्रिजेस थी, तब कार्ट्रिजेस के ऊपर जो लगने वाली थी वो चर्बी थी। ठीक है, वो चर्बी थी किसकी? उसमें या तो सुअर की चर्बी लगी होती थी, ये एक र्यूमर भी कुछ जगहों पर कहा गया कि ये खाली बस अफवाह थी। तो ये सही बात भी थी कि उनमें गाय या किसकी गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो ये इसी मसले पर फिर सारा रिवॉल्ट हुआ। हाँ, तो कहा गया कि किस किस की चर्बी, जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस थी, गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने कहा कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। हाँ, तो कहा गया फैट ऑफ द हैन, नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। फैट ऑफ द डॉग, नहीं, ये भी नहीं है। फैट ऑफ द गोट एंड द शीप, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने बात अभी की काउ फैट और किसकी, शाबाश, काउ फैट एंड इट इज पिग फैट। तो डी सही आंसर है, आप सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। फैट ऑफ काउ एंड पिग। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है हु वाज द इंडियन रूलर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डोलहाउस। ठीक है, हु वाज द इंडियन रूलर्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डोलहाउस। लॉर्ड डोलहाउस ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इंट्रोड्यूस की थी। तो बेटा कहा गया है दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर स्टेट। क्या कहती थी ये जो डॉक्ट्रिन थी ना, ये क्या कह रही थी? इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक कोई भी प्रिंसली स्टेट जो अपना क्या नहीं कर सकती है, दे कुड वो ठीक है, जो भी कोई स्टेट होगी, कोई प्रिंसली स्टेट है, तो वहां का रूलर एडॉप्टेड, अगर कोई एडॉप्टेड सन रखेगा या अगर उसका अपना वंश नहीं होगा, अपना बेटा नहीं है, तो वो एडॉप्टेड को अपना आगे जाकर अपना रूल हैंड ओवर नहीं कर सकता। उसके बाद वो रूल सीधे वो गवर्नमेंट या वहां की जो गवर्नमेंट है वो किसके हवाले हो जाएगी? वो प्रिंसली स्टेट, वो एरिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या हो जाएगी? सीड हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। जरा हम देखते हैं किस वाले ऑप्शन में हमारा ये सही मिलता है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर स्टेट्स, नहीं, ये तो नहीं है। उनको अलाउड था, वो अपने स्टेट से जा सकते थे, मगर जब भी बात आएगी रूल की, तो रूल किनके अंडर, जो गवर्नमेंट है वो किनके अंडर फिर जाएगी? वो
वो सारा खत्म हो जाएगा, वो रूलर नहीं रहेंगे। वो देखते हैं वो बात कहाँ पे है। दे कुड नॉट हैव रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, वो फॉरेन पावर्स के साथ रिलेशन रख सकते थे, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं कह रही थी। फिर पूछा गया सी, दे आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट एन हेयर टू द थ्रोन, ठीक है। और चौथा पूछा गया कुड नॉट कीप एनी आर्मी, ये भी सही था, प्रिंसली स्टेटस अपनी आर्मी नहीं रख सकते। मगर कुछ अलग पूछा गया है वारिस की बात की गई है, ठीक है। वो अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर उनका अपना बेटा नहीं है, अगर उनका अपना बेटा नहीं है, याद रखिएगा जिसका अपना बेटा नहीं होगा तो वो अडॉप्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट को या अपनी हुकूमत को, अपनी जो इनकी जो हुकूमत है उसको चलाने के लिए। तो फिर अगर उनका अपना बेटा नहीं है तो हुकूमत सीधे सीधे किनके हाथ में चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाएगी। तो सी हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक, सी यहां पर सही आंसर बनता है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ मीरठ ब्रेक आउट, मीरठ का जो रिवॉल्ट है, जो बगावत है मीरठ की, वो कब हुई थी? 1863 में, 1825 में, 1874 में? देखो बेटा हम सीधे सीधे पहले ही बोल रहे हैं कि 1857 में सारा कुछ हुआ था, तो 1863 यहाँ पर सीधे सीधे पहले ही हो जाएगा। 1825 भी नहीं है क्योंकि 1857 का सारा इवेंट है। 1874 ये भी नहीं जाएगा, तो सीधे डी सही आंसर है। आप सही आंसर दे रहे हो, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने बेटा रखा है, हु पब्लिश्ड फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार, ठीक है, किसने पब्लिश की थी? यहां पर पब्लिश भी कह सकते हो आप, या बेटा रिटन रोट भी लिख सकते हो आप, रिमेंबर, ठीक है। वाजिद अली शाह, हाँ, तांत्या टोपे, सीताराम पांडे, या इनमें से किसी ने भी नहीं। वाजिद अली शाह ने तो नहीं लिखी थी, हाँ, तांत्या टोपे ने भी नहीं लिखी थी, हाँ, सीताराम पांडे या नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा सीताराम पांडे ने ये लिखी थी सिपाही टू सूबेदार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वर द इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडिया। 1857 में क्या इफेक्ट था? बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे, बट बड़े बड़े इफेक्ट्स थे। पहला इफेक्ट ये था कि मुगल एम्पायर खत्म हुआ, याद रखिएगा मुगल एम्पायर क्या हुआ, मुगल एम्पायर का ये एंड था 1857 के रिवॉल्ट की वजह से। दूसरा बड़ा मसला क्या था? दूसरा बड़ा मसला ये था कि जो रूल था पहले, तब तक 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। इसके बाद सीधे सीधे जो प्रिंस है, ठीक है, वो जो बेटा प्रिंस ऑफ ब्रिटिश है, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, वो डायरेक्ट कंट्रोल लेते हैं इंडिया का अपने हाथों में। यानी चेंज ऑफ, इट वाज चेंज ऑफ, क्या था? इट वाज टोटली चेंज ऑफ रूल 1857 के बाद हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये सारा जो भी कांड हुआ ये सारे मुसलमानों के ऊपर ठोका गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से हमारे पास क्लोज ऑप्शन क्या है। हमें कहा गया ए, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, हमने अभी कहा। चलिए दूसरा देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर नहीं, ये तो खत्म था, तो बी नहीं है। सी को, ए को हम कुछ देर के लिए रखते हैं। एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, वो तो हुआ ही नहीं, ये तो ब्रिटिश एम्पायर तो और भी मजबूत हो गई इसके बाद। डी यानी ये इस ऑल ऑफ दीज नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर सही है एंड ऑफ मुगल एम्पायर, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, सॉरी एंड ऑफ मुगल एम्पायर जो हमने अभी कहा, एंड ऑफ मुगल एम्पायर, एंड ऑफ मुगल एम्पायर का किसका आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हु वाज मंगल पांडे, मंगल पांडे कौन था? क्या मंगल पांडे कोई विलेजर था? विलेजर तो था ही, ये था, मगर एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसका काम क्या था? क्या ये किंग था? नहीं, किंग भी नहीं था। हाँ, विलेजर तो था, मगर यहाँ पर हम आंसर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, विलेजर भी नहीं था। यानी ना तो बी है, ना सी है, ना इसका डी है। तो सही आंसर क्या है? मंगल पांडे एक सोल्जर था, ठीक है, सोल्जर था। मुनीब सलीम, वेरी गुड, मुनीब इज गिविंग अ करेक्ट आंसर। आशिक भट्ट, यू आर करेक्ट। मीर सोबिया, यस यू आर करेक्ट। मारूफ नजीर, यू आर करेक्ट। राशिद, सो वेरी गुड, कीप इट अप। सोल्जर, ठीक है, कौन थे? ये सोल्जर थे,
चलिए आगे, सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो वो लास्ट वॉइस रॉय कौन थे? लास्ट वॉइस रॉय आपने सुना होगा लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 21 करता हूं। लास्ट वॉइस रॉय इंडिया के कौन थे? तब तक हम क्वेश्चन नंबर 21 करते, जब तक आप इसका आंसर दोगे। पूछा गया है, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसका आइडिया था? सपोर्टेड, हु सपोर्टेड, किसने सपोर्ट किया आइडिया ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? पहला कहा गया है आंसर में मुमताज अली, नहीं ये तो नहीं है। बी राम मोहन रॉय, नहीं ये भी नहीं है तो रिफॉर्मिस्ट। हाँ, परियार या पंडिता रामाबा। तो डी भी नहीं है, पंडिता रामाबा भी नहीं है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का जो आइडिया था उसको सपोर्ट करने वाले परियार थे, ठीक। ऊपर हमने एक क्वेश्चन रखा था कि क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस वक्त कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, बी सही आंसर जाएगा, ठीक है। कहां पर? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कौन है? बी सही आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कौन है? सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, द आइडिया ऑफ विडो रिमैरेज वाज एडवोकेटेड बाय। जो विडो रिमैरेज है, विडो रिमैरेज क्या बता रहा है? विडो रिमैरेज जो था, द आइडिया ऑफ विडो रिमैरेज वाज एडवोकेटेड बाय, किसने एडवोकेट किया था, सिफारिश की थी, इसको बिल्कुल सपोर्ट किया था? ए दयानंद सरस्वती, बी ज्योतिराव फूले, सी परियार, डी पंडिता रामाबाई। कौन है इनमें से सही आंसर? आइडिया ऑफ विडो रिमैरेज। विडो कौन थी? जिसका पति मर जाता था, उसे फिर शादी करने की इजाजत नहीं थी हिंदू धर्म में। आप बताइए कि सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? कमेंट में आप लिखिए जल्दी जल्दी, आई विल वेट। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। एक्सप्रेस बीज बोल रहे हैं, सर आप पढ़ा क्या रहे हो? हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ए है। तो बहुत सारे बेटा आप में से करेक्ट जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, दयानंद सरस्वती। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। सत्य शोधक समाज एसोसिएशन किसने बनाई थी? क्या मुमताज अली ने बनाई थी? नहीं, मुमताज अली ने नहीं बनाई थी। परियार ने नहीं बनाई थी। हाँ, ज्योतिराव फूले या बी आर अंबेडकर, इन दोनों में से एक चुनना है। बी आर अंबेडकर ने नहीं बनाई थी, तो सी यहां पर सही आंसर जाएगा। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। विडो रिमैरेज एक्ट पास किया गया था कब? कब पास किया था? 1826 में? नहीं। 1856 में या 1876 में? 1886 में तो बिल्कुल ही नहीं, 1876 में भी नहीं। 1856 में विडो रिमैरेज, यानी जो विडो है उसको दोबारा शादी करने के लिए कानून बनाया गया। उसे रिफॉर्मिस्ट ने बहुत कोशिश की और फिर एक कानून, बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो 1856 में क्या हुआ? ये कानून पास हुआ बाकायदा तौर पर। तो बी यहां पर सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी था, और बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कौन है? बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, व्हाट इज कुल्ली? ये जो कुल्ली शिप क्या होता था? तो याद रखिएगा, पुराने जमाने में, आज से बहुत टाइम पहले, इंडिया से जब इंडिया से मजदूर जाते थे, लेबर जाते थे, हाँ, लेबर क्या करते थे? वो रेलवे का सामान या दूसरा कोई सामान अपने सर पर लेकर एक जगह से थोड़ा दूर, हाँ, सामान को कैरी करते थे, मटेरियल को कैरी करते थे, ठीक है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म से या
या एक मसला कुल्ली, उनको भी कहा जाता था। ऐसे शिप्स को कहा जाता था कुल्ली शिप्स। कुल्ली शिप्स उन्हीं मजदूरों को कहा जाता था, उन शिप्स को कहा जाता था जो क्या करते थे, जो मॉरिशस भेजे जाते थे। याद रखेगा, कहाँ भेजे जाते थे? मॉरिशस भेजे जाते थे। कुल्ली शिप्स इन्होंने कहा है। फिर से बेटा ध्यान से, आप जल्दी जल्दी आंसर देते हो ना, तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। कुल्ली शिप कहा गया है ऐसे शिप्स जिनमें मजदूर भर के होते थे, उन्हें कहाँ भेजा जाता था? मॉरिशस या दूसरे देशों में, ठीक है। तब ज्यादातर मॉरिशस भेजे जाते थे, कॉलोनीज में भी कभी कभार इनको भेजा जाता था। तो लगेज लिफ्टर एट रेलवे प्लेटफॉर्म, उनको कुल्लीज कहा जाता था। बट क्वेश्चन है कुल्ली शिप, ठीक, याद रखिएगा। फिर से एक बार आप आंसर देखिए अपना। कुल्ली शिप कहा है इसने। अ शिप दैट कैरीड मैनी इंडियन टू मॉरिशस। एसोसिएशन ऑफ कुलीज तो नहीं है, अभी मैंने कहा। हाँ, डी भी नहीं है, तो मेरा बेटा बी सही आंसर जाएगा, क्योंकि कहा गया है कुल्ली शिप, अ शिप दैट कैरीड मैनी इंडियन टू मॉरिशस। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवी रामास्वामी वॉज नोन बाय द नेम। क्वेश्चन नंबर 26, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एवी रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता है? फूले के नाम से? नहीं। हाँ, परियार के नाम से? इस पर दो सेकंड रुकते हैं। विद्यासागर? नहीं। दयानंद सरस्वती? नहीं। बी करेक्ट आंसर जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बी यहां पर भी करेक्ट आंसर। आप आंसर दीजिए विद क्वेश्चन नंबर, वो बेटर रहेगा। हाँ, वो बेटर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड अंबेडकर लेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आप बताइए टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या थी सबसे पहले? हाँ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या थी? क्या मसला था टेम्पल एंट्री मूवमेंट का? बी आर अंबेडकर किन के लिए लड़ रहे थे? वो लोअर कास्ट के लिए लड़ रहे थे। आपको पता होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो लोअर कास्ट क्या है? हाँ, लोअर कास्ट कौन थे? आप देखिए, सबसे पहले इंडिया में कास्टिज्म था। ये यहाँ पर जानने की जरूरत है। कास्टिज्म था ना, जब कास्टिज्म था तो 4 तरह की जातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, फिर हमें बेटा वैश्यास देखने को, क्षत्रियास देखने को मिलेंगे, क्षत्रियास देखने को मिलेंगे। फिर हमें कौन देखने को मिलेंगे? वैश्यास देखने को मिलेंगे। फिर हमें कौन मिलेंगे? फिर हमें यहाँ पर शूद्रास, जिन्हें अनटचेबल्स भी कहा गया। इन्हीं शूद्रास में, इन्हीं लोअर कास्ट्स में, लोअर कास्ट, ये लोअर कास्ट्स थे। इन्हीं लोअर कास्ट्स में कौन थे? बाबा बी आर अंबेडकर इसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ये जो बी आर अंबेडकर ने ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट, क्योंकि लोअर कास्ट को इजाजत नहीं थी कि वो कहां पर जाएंगे? लोअर कास्ट, याद रखिएगा, लोअर कास्ट को अलाउड नहीं था कि वो मंदिरों में जाए, क्योंकि कहा जाता था कि इनके टाइप से गंदा हो जाता है। याद रखिएगा, किनके? इन शूद्रास की वजह से इन्हें अनटचेबल्स का नाम भी दिया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि किसने, हाँ, और कब। हाँ, एक बताया गया, हमें डेट बताना है। बी आर अंबेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, कब किया? 1900 से 1927, ये नहीं है, इसके बीच में नहीं है, 27 ईयर्स का गैप नहीं है। बी पूछा गया है बिटवीन 1927 टू 1935, यहां पर कुछ यहां पर हो सकता है। हाँ, बिटवीन 1935 टू 1940, सी तो बिल्कुल ही नहीं है। बिटवीन 1940 टू 1945, ये डी भी नहीं है। बी यहां पर सही आंसर है। 1927 से 1935 टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो बड़ी टेम्पल एंट्री मूवमेंट गांधी जी ने उठाई थी, वो चली थी। ठीक, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, प्रार्थना समाज किसने बनाई थी? हाँ, HLV डोरजोई, स्वामी विवेकानंद, RJ भंडारकर या राजा राममोहन रॉय। हाँ, इनमें से ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी यहां पर सही आंसर बनेगा, सी। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट आंसर बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, विच ऑफ द रिफॉर्मर्स मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय HLV डोरजोई। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट डोरजोई ने चलाई थी? यंग बंगाल, ये बंगाल से थे। ठीक है, ब्राह्मो समाज, विद्या समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट तो इन्होंने नहीं चलाई थी।
वेदा समाज भी नहीं चलाई थी, ब्राह्मो समाज भी नहीं। ए यहां पर सही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, हु स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में, याद रखिएगा, पटना और कलकत्ता में किसने, हु स्टार्टेड स्कूल्स, किन के लिए स्कूल्स, हु स्टार्टेड, किसने स्कूल स्टार्ट किए, फॉर मुस्लिम गर्ल्स, किन के लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए, कहां पर, पटना और कलकत्ता में। तो पहला बोला गया है मुमताज अली, मुमताज अली नहीं है। यहां पर आप आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप दोगे, ठीक, बताइए, आई विल वेट, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप दोगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्वेश्चन नंबर 30, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जब हम देखेंगे तो मुमताज अली ने नहीं बनाया था, सैयद अहमद खान ने भी नहीं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी। डी भी नहीं है, तो इन्हीं तीनों में ढूंढना होगा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, हमारा बी सही आंसर, जिसने बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आसिफ भट्ट, आसिफ भट्ट, एक्सीलेंट, ये सही आंसर बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी ठीक है, हाँ सही आंसर है, वेरी गुड। गुलाम हसन करेक्ट है, अशरफ डार वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया, द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगिन्स टू बी रिटन फ्रॉम, जो पहली उर्दू नॉवेल्स थी, उर्दू जुबान में नॉवेल्स लिखी गई, बड़ी बड़ी कहानियां लिखी गई, ठीक है, उन कहानियों में, ठीक है, द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम, कब से लिखी गई। तो यहां पर पूछा गया है 4 ABCD कहा गया है, द लेट 16th सेंचुरी, द लेट 17th सेंचुरी, द लेट 18th सेंचुरी, द लेट 19th सेंचुरी। अब यहां पर सबसे पहले हमें समझना होगा ये लेट कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्या है लेट का, हाँ जरा मैं यहां पर थोड़ा डिफाइन करूंगा, अगर आपको फुर्सत है तो याद रखिएगा, हम 100 ईयर्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक सेंचुरी को, हाँ 100 ईयर्स को, यानी हम सेंचुरी को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 3, 100 सालों में, आपको पता है। तो पहले यानी अगर हम कहेंगे 1701 से स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी, हाँ 1801 से स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी, 1901 से स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी, तो 1601 से क्या होती है स्टार्ट, 17th सेंचुरी, ठीक। अब जरा बताइए यहां पर हमें क्या बताना है, पहले यानी 1 से 35 सालों तक या कभी कभार 40, ठीक, ये कहलाते हैं अर्ली ईयर्स, यानी फिर 45 से लेकर 60 तक कहलाते हैं, 65 तक मिड ईयर्स, फिर 65 यानी 70 से लेकर 90 तक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लेट ईयर्स। तो लेट 18th, लेट 19th, हाँ इसको ऐसे ही हम समझते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, अब जरा इसका आंसर देंगे, द लेट 16th सेंचुरी नहीं, ए तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ, सी बोल रहा है द लेट 18th सेंचुरी नहीं, ये भी नहीं है, लेट 18th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी नहीं, बी भी नहीं है, सी करेक्ट आंसर है द लेट 19th सेंचुरी, सही आंसर जाएगा डी पार्ट, जिस बच्चे ने डी दिया है वो सही आंसर है, द लेट 19th सेंचुरी एक्सप्रेस बीज सही आंसर है। उमान खुर्शीद यू आर करेक्ट। हाँ स्पेलिंग कभी कभार हो जाती है, ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा, थैंक यू फॉर द कमेंट, थैंक यू। Okay, now let we discuss the another question. Question है, with respect to ancient India, a list of statement related to the untouchables are given below. Point out the one that is not correct.
विद रेस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अनटचेबल्स, अभी हमने कहा शूद्रास, लोअर कास्ट, उनके मुतालिक कुछ बातें हैं। पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। ये कह रहा है नॉट ट्रू, याद रखिएगा, हाँ, नॉट ट्रू, इनमें हमें देखना है ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। इसमें पहला पूछा गया है, जरा देखते हैं पहला क्या है। इनमें कहा गया कि जब हम एंशिएंट, विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ, 700 एडी से पहले की बात है, 700 एडी से पहले। अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड टू अनटचेबल्स, किनके मुतालिक, अनटचेबल्स के मुतालिक एक स्टेटमेंट है, उनके मुतालिक बात है। आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है 4 ऑप्शंस में। पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट ट्रू, इनमें से बताइए जो सही नहीं है। दे वेयर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज्ड बाय अपर कास्ट, ये सही बात है, अपर कास्ट उनको अपने कुओं का पानी इस्तेमाल करने नहीं देते थे, तो ये तो सही है। ये तो सही, इसने कहा नॉट अलाउड, तो उनको अलाउड नहीं था। तो बेटा ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, तो ये ए हमारा आंसर नहीं है। दूसरा बता रहा है दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स कंसिडर नहीं किया जा रहा था। सी है दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन पाउंड्स वेयर द अपर कास्ट बाथड, ये भी सही है, मगर यहां पर कुछ और भी बताना है। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेंपल, उन्हें टेंपल एंटर करने नहीं देते थे, यानी ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। हाँ, दे वर नॉट अलाउड टू बाथ इन पाउंड्स, उन्हें पाउंड्स में नहाने की, उन्हें जानवरों के साथ नहाने की, पाउंड्स में जानवरों को नहाते थे, हाँ, तो वहां पर उनके साथ जानवरों का साथ सुलूक उनके साथ होता था। तो हमारा बी सही आंसर जाएगा, दे वेयर नॉट कंसिडर्ड। ये कह रहा है ना जो सही नहीं है, बाकी सारी चीजें सही है। यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ये कह रहा है जो सही नहीं है। मैंने ऊपर रेड कलर से टैग भी करके रखा था कि नॉट ट्रू, they were not considered as a inferior human beings, जो inferior human beings, हाँ, जो inferior human beings, याद रखिएगा बात की जा रही है inferior human beings, कि उन्हें inferior human beings consider नहीं किया जा रहा था, उन्हें inferior human beings consider किया जा रहा था, इसीलिए बी सही आंसर बनेगा। क्या बी सही आंसर बनेगा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who translated an old Buddhist text that was critical of caste? हाँ, उस आप किसकी बात करें बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हु ट्रांसलेटेड, किसने ट्रांसलेट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, हाँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बुद्धू की लिखी हुई जो बौद्ध धर्म में लिखी गई थी, उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। हाँ, दैट वाज क्रिटिकल, जो कास्टिज्म को तनकीद पे ले रही थी, जो कास्टिज्म को तनकीद कर रही थी। पहला बताया गया पंडिता रामाबाई। पंडिता किसको कहते थे, याद रखिएगा, पंडिता उसी को कहते थे, पंडित या पंडिता जो संस्कृत की बड़ी आलिम होती थी, जो संस्कृत को पढ़ते थे, ठीक, संस्कृत के जानने वाले। कहा गया पंडिता रामाबाई, नहीं, पंडिता रामाबाई ने ट्रांसलेट नहीं किया, ताराबाई शिंदे ने भी नहीं किया, हाँ, ज्योतिराव फूले ने नहीं किया। सी सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, वेरी गुड। हाँ, सी सही आंसर जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही एज अ सबूत सामने लाया, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो समाज स्टार्टेड अनदर वन इन मुंबई इन 1867, नेम दिस समाज दैट फॉट अगेंस्ट सोशल कस्टम्स। समाज में जो ये जो रस्म रसूमात थे, गलत रस्म रसूमात थे, उसके खिलाफ लड़ा एक समाज ने। लाइक चाइल्ड मैरिज था, विडोरे मैरिज था, ठीक है, इसके खिलाफ, फॉर विडोज। बताइए कौन था, उस समाज का नाम क्या था? रामाकृष्ण मिशन तो नहीं, क्योंकि समाज की बात की गई है। बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी नहीं थी। आर्य समाज नहीं था, ये सही है आपका, सी आंसर सही है। जो जो सही सी दे रहे हैं वो सही है। प्रार्थना समाज, हाँ, प्रार्थना समाज, सी करेक्ट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, नेम द इंपॉर्टेंट वुमन पर्सनालिटी हु रोट एंड पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुषुतला, पुरुषुतुलना, हाँ, पुरुषुतुलना, स्त्री पुरुष तुलना। यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, स्त्री पुरुष तुलना।
क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। जो मेन एंड वुमेन के बीच में, मेन एंड वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस है उन पर एक किताब बात करती है। रोड पब्लिश्ड अ बुक, स्त्री, स्त्री किसको कहते हैं, वुमन को कहते हैं, पुरुष मर्द, तुलना इनके बीच में एक उसके बीच में जिसे कहते हैं ना बेटा कि बैलेंस, इक्वालिटी, उन सब चीजों पर बात करती है। इनके बीच में कंपैरिजन जिसे हम कहेंगे, द बुक इज टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। हाँ, सरोजनी नायडू तो नहीं, वो तो बहुत वो तो इंडिपेंडेंस टाइम के आगे थी, ठीक है। मुमताज अली नहीं, बी हमारा सही आंसर नहीं जाएगा। डी रामाबाई, हाँ ये भी नहीं है। तो बेटा ताराबाई शिंदे सही आंसर जा रहा है आपका। जिसने ताराबाई शिंदे कहा। राहिल शर्मा, यस यू आर गोइंग करेक्ट। अजान वानी, यस परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सप्रेस बीज, वेरी गुड, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, मुनीब सलीम, यस यू आर करेक्ट। हाँ, उमान खुर्शीद, ताराबाई शिंदे, वेरी गुड, कीप इट अप। अल्लाह आपको ज्यादा नॉलेज दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच कलास बिलोंग टू द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो यहां पर मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हमें क्या याद रखना है, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, जो हमारे पास अभी क्वेश्चन आया कि among the following which class belong to traders and money lenders, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। जो कास्टिज्म है ना, कास्टिज्म बेसिकली कुछ चीजों को दिखाता है इंडिया में। ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, इस कास्टिज्म ने इंडिया में वर्क को डिवाइड करके रखा था। कहा जाता था जो ब्राह्मण है, ये अपर क्लास तो है ही है, ये दो ही काम करेंगे। क्या क्या करेंगे, या तो ये ट्रेडर बनेंगे, सॉरी अब ब्राह्मण, या तो ये टीचर बनेंगे, या तो ये प्रीचर बनेंगे। हाँ, ये टीचर बनेंगे, प्रीचर बनेंगे, ठीक। यानी हाईएस्ट क्लास जो है ये इनके पास रहेगी, बुद्धि वाला। दूसरा कौन था, दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रियों को हिफाजत करनी है किनकी, ब्राह्मण्स की। तो ये क्या बनेंगे, ये वॉरियर बनेंगे, किंग बनेंगे, ठीक। फिर क्या आता है इसके बाद, वैश्यास। तो वैश्यास क्या करेंगे, वैश्यास मर्चेंट बनेंगे, वैश्यास ट्रेडर्स बनेंगे, वैश्यास कारोबार करेंगे, दे विल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक। मनी लेंडर्स बनेंगे। फिर आती है लास्ट ग्रुप, वो कौन है, शूद्रास। तो शूद्रा क्या करेंगे, जो सबसे निचला काम है, जैसे मैनुअल सिक्वेंजिंग, घरों में से जो गंदगी वगैरह उसको साफ करेंगे, जो सफाई वगैरह करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस, अब जरा आंसर दीजिए। अमंग द फॉलोइंग विच क्लास बिलोंग टू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स भी होंगे, ट्रेडर्स भी। अब जरा आंसर दीजिए। ब्राह्मण तो नहीं, शूद्रास तो नहीं होंगे, वैश्या सही आंसर है। जिसने आंसर दिया वैश्या एक्सप्लेनेशन के बाद, तो करेक्ट आंसर है, ठीक। करेक्ट आंसर क्या है, सी हमारा करेक्ट आंसर है, वैश्यास। नेम द पर्सन, क्वेश्चन नंबर 37, नेम द पर्सन हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी, हम मैडम ब्लेवात्स्की एंड कॉल। फिर कहा गया है ये बेटा, फिर कहा गया रामाबाई रेड्डी, सरोजनी नायडू। न तो इसका डी है, न बेटा इसका बी है, न इसका सी है, ए इसका सही आंसर जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, नेम द सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने किस सोशल रिफॉर्मर ने किस सोशल रिफॉर्मर ने क्या किया, किस सोशल रिफॉर्मर ने काम किया वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। ज्योतिराव फुले ने, सईद अहमद खान ने, रामाबाई रांडे ने, या एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो सही आंसर जाएगा, ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र के एरिया में काम किया वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी औरतों की भलाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड इन विच ईयर। याद रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, जरा आप बताइए जल्दी जल्दी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, डेट बताइए, बंगाल कब बटा था। वेरी गुड मुनीब, 1905।
1905, वेरी गुड। लॉर्ड कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था, जिसे फिर आजकल हम कहते हैं ना ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। मैं लास्ट पर मैप के जरिए इसको दिखाऊंगा। मगर फिर कल अदम किया गया, लॉर्ड हेडिंग ने बेटा इसे कल अदम किया। कल अदम एन्यूलड का मतलब क्या होता है, इसे कल अदम कहा गया कि ये सही नहीं था, कल अदम किया गया। ये 1911 में किया गया। 1932 भी यहाँ पर गलत है, 1921 भी गलत है, और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को बांटा गया था। हाँ आप सही आंसर, यू आर करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड बेटा, आपसे यही उम्मीद है। जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, चाहे बेटा ये मसरत जबीन हमारी एक बच्ची है, हाँ, या आसिफ भट्ट सही आंसर दे रहे हैं। आसिफ भट्ट ने कहा कि पार्टीशन ऑफ, मैंने कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये कह रहा है बेटा एन्यूल्ड, हाँ, कल अदम, यानी इसे फिर वापस क्या किया गया, कहा गया कि नहीं ये सही नहीं था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया गया। कब किया गया, हाँ, तो 1911। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी बुक खोल के आप चेक भी कर सकते हो। बी पार्ट यहाँ पर सही आंसर जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। बट ये नहीं कह रहा कब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये कह रहा था एन्यूल्ड इन विच ईयर, किस। हमारा काम यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चन थे जिसके जरिए आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल अदम करार दिया गया था, ठीक, कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल सही नहीं था, तो 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह। अब जरा चले बेटा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन है हु लेड द खेड़ा सत्याग्रह इन 1918। तो यहां पर मैं एक बात कहूंगा, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो 1915 से क्या होता है, इसे हम गांधीयन एरा कहते हैं। गांधी जी का टाइम स्टार्ट होता है, गांधी जी की गांधीयन एरा स्टार्ट होता है, गांधी जी का टाइम स्टार्ट होता है इंडिया में। 1916 से फिर बाकायदा तौर पर उन्होंने सियासत में, सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया। पहले पूरे इंडिया का विजिट किया, समझा, हालात समझे, डाइवर्सिटी समझी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, बाल गंगाधर तिलक तो नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में क्या किया था, चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच इवेंट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विच इवेंट, किस इवेंट के बाद, किस इवेंट का नतीजा था। हाँ यहां पर कहा गया इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट, नहीं, डी तो नहीं है, हाँ बेटा, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं है, साइमन कमीशन 1928 में हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। अभी जरा डेट इसको चेक करते हैं, एक मिनट, चलिए अभी जरा इस क्वेश्चन में हम डेट इसको चेक करेंगे। साइमन कमीशन 1928, जलियांवाला बाग 1919, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, हाँ, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक। जरा इसमें बताइए, जलियांवाला बाग बिल्कुल रॉलेट के केस के बाद हुआ था, तो सीधा सीधा यहां पर ए सही होगा। जलियांवाला बाग की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वजूद में आई थी, ए हमारा सही आंसर। लेट अस गो, सही आंसर दे रहा आसिफ भट्ट, यू आर वेरी गुड। जलियांवाला बाग मैसेकर, वेरी गुड। मसरत जबीन, यस भैया, वेरी गुड। मीर सुबैम, सही आंसर है बेटा। चले आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है चौराई चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच मूवमेंट। अच्छा वहां पर क्या हुआ था चौराई चौरा में, वहां पर बाकायदा तौर जब बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रही थी 1920-1921 में, तो क्या हुआ, लोगों ने भीड़ एक क्या हो गई, उग्र हो गई, एग्रेसिव हो गई, हाँ, उन प्रोवोक हो गई, और उन्होंने पूरी चौकी को जला डाला, जिसमें 20 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। तो अब जरा देखिए, तो क्या कहा गया, अब 19 फरवरी 1922 को ही ये मूवमेंट विड्रॉ हुई थी। मतलब गांधी जी ने कहा नहीं, लोग ट्रेनड नहीं है, लोग रेडी नहीं है। यस बेटा, मुझे पता है सर, गो एंड प्रे फर्स्ट। यस बेटा, थैंक यू, आई विल गो। हाँ, तो क्या कहा गया है, नॉन को, तो याद रखिएगा फेब 1922 में ये क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो गांधी जी ने विड्रॉ की। वजह क्या थी, वजह यही था कि उसने कहा कि लोग अभी सही से तैयार नहीं है, जहनी तौर पर ट्रेन नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं थी 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-32, नॉन सॉल्ट सत्याग्रह नहीं बेटा। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर जाएगा।
हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 43 कहा गया हु लेड दांडी मार्च इन 1930। अच्छा, दांडी मार्च को करने वाले कौन थे? अभी बेटा हमने देखा गांधी जी, याद रखिएगा, बी पार्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। अच्छा, पूना पैक्ट किस किस के दरमियान हुआ था? हाँ, पूना पैक्ट, चलिए जरा बेटा बताइए, पूना पैक्ट 1932, तो बेटा गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में, यहां पर पूछा गया है, गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट कहिए बेटा साइन हुआ था, ठीक है। ये बेटा क्लास 8th चल रहा है, हाँ, स्टैवन, ये क्लास 8th का है बेटा, ये मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट से ये वाले एमसीक्यूज है, तो कोई डरने की बात नहीं है। 12th नहीं, ये इट इज क्लास 8th मेकिंग ऑफ, आपस में मिल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा गया पूना पैक्ट किस किस के बीच में? गांधी जी और अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय हिंदू की तरफ से थे और गांधी थे, और यहाँ से बी आर अंबेडकर थे, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ? इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बेसिकली लोअर क्लास जो थे उनके इज्जत, उनकी जो इक्वालिटी थी, उसके बारे में ये पैक्ट पूरा डिस्कस करता है, ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसको हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, हमने पहले कहा, बी आर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस भी बेटा इस पैक्ट में शामिल नहीं थे, एग्रीमेंट उसके बीच में नहीं था। महात्मा गांधी और किसके बीच में था? बी आर अंबेडकर, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया, मोहम्मद, चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? इससे पहले मैंने आंसर दिया, ठीक। कौन सी? 1945 में तो नहीं, 1930 में नहीं, 1935 में नहीं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर थी। चले नेक्स्ट, चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, जिसे ह्यूम ने बनाया था 1885 में, ठीक। तो कहा गया सरोजनी नायडू नहीं थी, विजय लक्ष्मी पंडिता नहीं थी, एनी बेसेंट, हाँ बेटा बी सही आंसर है, डी भी नहीं है, बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? किस इवेंट के साथ, किस इवेंट के साथ? सही आंसर आपका जा रहा है 1942, उमान खुर्शीद, बी, हाँ सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज इनिशिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? किस इवेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साल्ट मार्च के बाद हुई थी, तो सॉल्ट मार्च यानी डांडी मार्च, हाँ। तो क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पर ए सीधे सीधे बोल रहे हैं। जलियांवाला बाग मैंने पहले कहा 1990 में हुआ था, खिलाफत मूवमेंट 1921, ठीक। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो सीधे बेटा डांडी मार्च, ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चले आगे, नाउ let we discuss the another question. Question number 48 who founded the forward block in 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाया था, महात्मा गांधी जी ने भी नहीं बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं बनाया था, बी सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था मेरा बेटा, किसने ये बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। मुनीब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 में आप पर ही छोड़ देता हूं मैं, तब तक ये पूछता है हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ज्वाइनेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ बंदूक इन इंडोनेशिया? इंडोनेशिया में जो वो क्या हुए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसने, इसमें कितनी कंट्रीज थी?
चलिए, इसमें वही से कहा गया 100 कंट्रीज, 20 कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज, इसमें सारे आंसर्स दिए गए हैं। हाँ, इसमें आप देखिए बेटा, यहाँ पर कहा गया 90, सी कहा गया है मोर देन 100, बी कहा गया है लेस देन 20 कंट्रीज, डी कह रहा है 100 कंट्रीज। सही आंसर आप मुझे बताइए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 50 करता हूँ। ठीक, विद क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या है? गंगस्ता सुभाष चंद्र है बेटा, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 तब तक मैं करता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। दारवी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन। जो दारवी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, हाँ, कहां पर है? दारवी में है। लार्जेस्ट स्लम ऑफ वर्ल्ड, ये कहां पे है? सिचुएटेड है कहां पर? कलकत्ता में नहीं, चेन्नई में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां पर है? डी सही आंसर बनेगा, ये मुंबई में है। कहां पर? मुंबई, दारवी बड़ी मशहूर है। चलिए, आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर नहीं दिया, जल्दी बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 49, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर नहीं दोगे। आई एम वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 49, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कोई कह रहा है सर चेक क्वेश्चन नंबर 46। हाँ बेटा, मैंने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर बनेगा 29 कंट्रीज। आसिफ भट्ट सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं बेटा, मैं लास्ट पर चेक करता हूँ, कोई नहीं, आई विल चेक क्वेश्चन, आई विल रिपीट दैट क्वेश्चन, ठीक है, आई विल रिपीट, कोई मसला नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, द लीडर हु वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर आंध्र प्रदेश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर। लीडर, कौन लीडर था जो गया हंगर स्ट्राइक पर? हंगर स्ट्राइक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक एक इंपॉर्टेंट टूल है। किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है? याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टूल है हंगर यानी खुद को अजियत देना, दूसरों को फायदा देना। गांधी जी ने भी ये टूल बहुत बार इस्तेमाल किया, यानी पूरा फाका कशी इस्तेमाल करते हैं कि कुछ नहीं खाते हैं। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। हाँ, फॉर द आंध्र प्रदेश, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स। किनके फायदे के लिए? तेलुगु स्पीकर्स के लिए। चित्तरंजन दास, ये नहीं है, ये तो ए है, ये नहीं है, याद रखेगा। यानी हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 में से देखेंगे। ए कह रहा है चित्तरंजन दास, बी कह रहा है पीटी श्रीमुल्ला, पोटी श्रीमुल्ला। ये आंसर है हमारा बी, क्योंकि सी भी नहीं है, कृष्ण मेनन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो बी सही आंसर बनेगा। पीटी श्रीमुल्ला ने, ठीक है, कब बेटा? आंध्र प्रदेश के लिए अपनी जान दी थी, याद रखिएगा। चलिए, वेरी गुड, मुनीब सलीम, पीटी श्रीमुल्ला। क्वेश्चन नंबर, चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, द भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप इन ईयर। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कब सेटअप हुआ था? 1950 में नहीं, 1952 में नहीं, 1955 में नहीं, 1959 में जो भिलाई स्टील प्लांट है वो सेटअप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हाउ मेनी इंडियंस फॉर्मड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने लोगों ने, कितने मेंबर्स ने, कितने लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? 100 ने बनाया था? नहीं, इसमें इससे ज्यादा थे। 200 ने बनाया था? नहीं, इससे ज्यादा थे। 300 ने बनाया? 400 ने बनाया? 400 तो नहीं थे, 300 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? 300 लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केम इनटू बीइंग। आंध्र प्रदेश जो है ना, न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कब वजूद में आई? 1 अक्टूबर 1953 को, 15 अक्टूबर 1953 को, 1 मई 1953 को, या 15 मई 1953 को? तो हमारा सही आंसर जाएगा ए, 1 October 1953. A is the correct answer of question number 54. ठीक, मुनीब सलीम 300 members. Yes, you are correct. Which is not the feature of our constitution? ये इनमें से फीचर नहीं है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर कह रहा है एडॉप्टेशन, ये कह रहा है नॉट, याद रखिएगा, विच इज नॉट द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर नहीं है। एडॉप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये कह रहा है ये तो फीचर है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट। ये कह रहा है, बी कह रहा है प्रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन। हमारा रिलीजन क्या है? सेक्युलर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर ये फीचर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या हिंदू रिलीजन, फिर हिंदू रिलीजन को प्रेफरेंस देना, क्या ये सेक्युलरिज्म में आता है? नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये सी पार्ट कह रहा है इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। स्पेशल प्रिविलेज फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट एडवांटेज इंडियंस, ये भी सही है। तो इनमें बी सही नहीं है, बी पार्ट जो है ना वो सही आंसर नहीं है। तो बी शुड बी चेक्ड अगेन। बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। B is not a correct, B is not feature of our constitution. तो B यहाँ पर क्या बनेगा? B is the correct answer. So now let we discuss the another question, question number 57. ये कह रहा है up to which date were many of the princely state retained as administrative units? कब तक हम which date were many of the princely states retained as an administrative unit? बताइए उस किस डेट तक? 15 अक्टूबर 15 1947, अप टू अक्टूबर 31 1947, अप टू अक्टूबर 1950, अक्टूबर 50 1955, या अक्टूबर 31 1956? अक्टूबर 1956 डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्मड इन। ये क्वेश्चन मक्खन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ये जरा बेटा आप कीजिए, मैं हम तब तक दूसरा 59 करता हूं, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर लिखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 16th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 से हिसाब कीजिए क्वेश्चन नंबर 59 का। हाँ, क्या आंसर बोल रहा है? आप बताइए 60th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कब बराबर होते हैं? जरा बताइए। 47 57, हाँ 10 साल। फिर उसके बाद 57 से लेकर 67 10 साल। 67 से लेकर हाँ 77 से लेकर 87। हाँ जरा बेटा चेक कीजिए ना, हाँ 40 साल तो हो गए। 77 फिर 97 फिर 2007। जरा बेटा बताइए। ये कह रहा है अगस्त 2015 2007, अगस्त 15 2009, अगस्त जनवरी 26 2000, या जनवरी 15 2000। तो 7 के करीब करीब आंसर आएगा। तो 7 क्वेश्चन नंबर हमारा ए पार्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। चलिए आते हैं 58 पर वापस। यस सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बी पार्ट सही आंसर बनेगा 1945। 1945 is the correct answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, कह रहा है सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन बिलो। कुछ फीचर्स दिए गए हैं। पिक इफ एनी स्टेटमेंट नॉट ट्रू। बताइए इफ, हाँ अगर कोई स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या है? कुछ बातें की गई है, आप उन स्टेटमेंट्स को बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेस्ड ऑन हिंदू पाकिस्तान आइडियल्स। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। दूसरा कह रहा है इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज टू पुअर, गरीबों को डिसएडवांटेज उसको स्पेशल प्रिविलेज है, ये सही स्टेटमेंट है। इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल इंडियंस अबव एज, जो 21 से आगे है, 21 पहले 21 था, अब 18 है, ठीक है, यानी वोटिंग राइट भी सबको है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? तो ए जो है ना, ए सही नहीं है, यानी ए ही हमारा आंसर बनेगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
60। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, इन विच ईयर वाज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी सेट अप टू रिकमेंड द रिड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल बाउंड्रीज ऑफ मेनी प्रोविंसेस। इन विच ईयर, किस साल स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी सेटअप हुई थी और रिकमेंड की थी रिड्रॉ करना डिस्ट्रिक्ट और प्रोविजनल बाउंड्रीज को फिर से एक बार। तो क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है 1956, तो याद रखिएगा 1956 में वो कमेटी बिठाई गई थी। तो यहां पर भी 1965 बताया गया है जो सही नहीं है, 1962 भी नहीं है, 1959 भी नहीं है, तो 1956 सही आंसर बनेगा। ए पार्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द प्लानिंग कमीशन डिजाइनेड एंड एग्जीक्यूटेड सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन। याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन जिसे आजकल नीति आयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है नीति आयोग क्या कह रहा है, कमीशन डिजाइनेड एंड एग्जीक्यूटेड सुटेबल पॉलिसीज, अच्छी सुटेबल पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन, किस चीज पर, मार्केट इकोनॉमी नहीं, प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं, पब्लिक एंटरप्राइज नहीं, तो दोनों पब्लिक प्राइवेट याद रखिएगा जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हाँ यहां पर क्या रहेगा, बी सही आंसर बनेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्या है, करेक्ट आंसर है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, इन विच ईयर डिड जवाहरलाल नेहरू एस्टैब्लिश प्लानिंग कमीशन, किस साल जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया, 1965, 1960, हाँ सी 1958, 1960, तो हमारा सही आंसर है 1950, बी हमारा सही आंसर बनेगा। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने एस्टैब्लिश किया प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 64 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिसने होस्ट किया, जिसने झंडा जो इंडिया का तिरंगा है उसको लहराया, कहां पर रेड, जिसने इंडियन फ्लैग को लहराया ऑन 15 अगस्त 1957। तो सीधी सीधी बात है ये जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पिक आउट द डेट ऑन विच द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम, वो डेट बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन क्या किया गया था, इफेक्ट फोर्स में लाया गया था, 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1949 नहीं है, 26 जनवरी 1952 भी नहीं है, 26 जनवरी 1947 नहीं है, 26 जनवरी 1950 सही आंसर है, यानी बी पार्ट हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 66, अ सीरीज ऑफ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स हुई असेंबली, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब, कहां, दिल्ली में, आफ्टर इंडिया, जब हिंदुस्तान आजाद छोड़ा गया, विच इन विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस चीज पर, व्हाट वाज द आउटकम और उसका नतीजा क्या निकला उन सीरीज ऑफ मीटिंग्स का, एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, यानी उन मीटिंग्स के बाद महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, तो ये सही आंसर नहीं है। हाँ फिर कहा गया सिट्रस इंपॉर्टेंस टू बी गिवन फॉर वर्निकुलर लैंग्वेज, ये भी नहीं है कि वर्निकुलर जो रिवायती जबान है उनको ज्यादा तरजीह दी जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं, सी भी नहीं है, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश इन 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट का नाम जो प्लानिंग कमीशन का था 1950 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर बेटा ए सही आंसर जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वी के कृष्ण मेनन भी नहीं थे, तो ए सही आंसर बनेगा। Who was the deputy prime minister in the cabinet of prime minister जवाहरलाल नेहरू? कैबिनेट क्या होता है, जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, 10 टॉप मिनिस्टर्स, हाँ जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक टीम होती है, उनका एक ग्रुप होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैबिनेट कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट में टॉप मिनिस्टर्स होते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बेटा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कैबिनेट में, ठीक है याद रखिएगा, तो ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। चलिए 69 पूछ रहा है, पिक आउट द ईयर इन विच द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ मुंबई वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट ऑफ मराठा
मराठी एंड गुजरात। उस साल को बताइएगा जिस साल मुंबई जहां से गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए। हाँ बताइए, 1965 नहीं, 1968 भी नहीं है, 1967 भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा सी पार्ट 1960। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रिऑर्गेनाइज द स्टेट्स। किस चीज को बेस बनाकर, कौन सी चीज को बेस बनाकर यहां इंडिया में क्या हुआ था, रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ स्टेट नहीं, एरिया ऑफ स्टेट पे नहीं कि जिसका बड़ा होगा उसी हिसाब से नहीं, जिसका बड़ा एरिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट नहीं, पॉपुलेशन की बुनियाद पर भी स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, यानी डी तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन ये सही आंसर है, जुबानों की बुनियाद पर, लिंग्विस्टिक स्टेटस इन्हें कहा जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेटस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्टेट। हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट का गठन हुआ था, याद रखिएगा, आजादी के बाद रिऑर्गेनाइजेशन इसी चीज पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, चूज द ईयर इन विच द स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। हाँ, पंजाब और हरियाणा किस साल अलग अलग हुए थे? तो 1961 नहीं था, 1966 सही आंसर है। 1960 और 1963 दोनों नहीं है, बी यहां पर सही आंसर जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट पूछते हैं, नेम द हिंदू फैनेटिक हु शूट एंड किल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को किसने मारा था? सीधे सीधे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो नारायण आप्टे ये तो नहीं है, गोपाल गोडसे नहीं है, तो उनका नाम नथुराम गोडसे है जिन्होंने गांधी जी को मारा था, और पहले तो पांव छुए थे फिर जाके गांधी जी को शूट किया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्म्स रेफर टू द राइट टू वोट। इनमें से कौन से लफ्ज राइट टू वोट की तरफ जाते हैं? हाँ, अथॉराइजेशन नहीं, परमिशन नहीं, फ्रेंचाइजी या एग्रीमेंट, तो फ्रेंचाइजी सी पार्ट सही है, डी भी नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द सर्वोदय डे एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कौन सा दिन? तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर, ये बेटा ए पार्ट सही आंसर है, 30 जनवरी। 30 जनवरी को ये सर्वोदय डे मनाया जाता है हर साल। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग डैम्स को बनाने के बगैर, नेम द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दैट वाज फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द सेकंड 5 ईयर। पहला 5 ईयर प्लान, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद जरा बताइए किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था? सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर पर तो नहीं, एग्रीकल्चर पर भी नहीं, हाँ हैवी इंडस्ट्री पे दिया गया था, यानी याद रखिएगा बी सही आंसर जाएगा। सेकंड जो 5 ईयर प्लान बना था उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज पर, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, डी यहां पर नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। When the new state of Andhra Pradesh did came into, अभी हमने जवाब दिया था 1 अक्टूबर 1953, बी यहां पर सही आंसर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 बन रहा है, व्हाई वाज द डेट 26 जनवरी 1950 चूजन फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों 26 जनवरी 1950 को ही चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में अप्लाई करने के लिए? तो to coincide the birthday of father of Indian Constitution, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है B.R. अम्बेडकर, उनका जन्मदिन इस दिन था, तो ए तो बिल्कुल ही सही आंसर नहीं है। टू कोइन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नहीं, बी भी नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नहीं हुआ था। कोइंसाइड विद द 20th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे एट द लाहौर सेशन। हाँ, लाहौर सेशन में क्या हुआ था? लाहौर सेशन में डिक्लेयर हुआ था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अगले साल 1930 से। तो उसी दिन को उन्हीं शहीदों को, उन्हीं को श्रद्धांजलि, उन्हीं की इज्जत अफजाई करते हुए उस दिन की जो यादें हैं उनको ताज़ा रखने के लिए, उस लेगेसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया कि उस दिन को रखा गया। कोइंसाइड उसी दिन 20वीं एनिवर्सरी भी थी, और सीधा सीधा इस लेगेसी को, जो लाहौर सेशन की लेगेसी थी, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हाँ 26 जनवरी 1950 को ही चुना गया कि हम इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाएंगे। तो डी नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? करेक्ट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अब सीधे सीधे लास्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बेटा लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा जो एरिस्टोटल है वहां से पूछा गया है। पहला जो हमारा डायरेक्ट में ट्रू फॉल्स में से कुछ हमें पूछे गए हैं। गुलाब सिंह बॉर्न हुए थे 1792 सी में, क्या ये सही है कि गलत है? हाँ चलिए बताइए, क्या गुलाब सिंह पिछले दिनों बेटा एरिस्टोटल मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो चलिए मैं आपके कुछ कमेंट्स देखता हूं। चलिए, तो गुलाब सिंह वॉज बोर्न 1792, ये सही है बेटा। गुलाब सिंह 1792 में पैदा हुए थे। 79 कह रहा है द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1846, ये सही है, ये फॉल्स नहीं है, 1846। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है रणबीर पेनल कोड इंट्रोड्यूस्ड ऑन फ्रेम ऑफ मैकुले कोड। हाँ बेटा, रणबीर पेनल कोड, आरपीसी, रणबीर पेनल कोड इसे कहते हैं बेटा। रणबीर पेनल कोड आरपीसी के नाम से था, ये मैकुले कोड पर ही क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रणबीर कैनल वाज नॉट लार्जेस्ट, ये जम्मू में बड़ी कैनाल नहीं थी, जम्मू एरिया में जो इरिगेट करती थी एंटायर एरिया अखनूर टू रणबीर सिंह पूरा तहसील। नहीं है बेटा, ये गलत है, क्योंकि रणबीर कैनाल जम्मू में सबसे बड़ी कैनाल थी। यहां पर क्या जाएगा, इट इज, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 फॉल्स है, ये यहां पर क्या है, रणबीर कैनाल लार्जेस्ट कैनाल थी। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है बानिहाल कोट रोड एंड लद्दाख रोड वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। हाँ, क्या बनाए गए, रेलवे वाज आल्सो लेड डाउन, रेलवे बनाई गई बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट 1905 में। हाँ क्या है, क्या कह रहा है, बानिहाल कोट रोड और लद्दाख रोड बनाए गए थे, ठीक। रेलवे भी बनाई गई 1905 में, ये सही है, 1905 में रेलवे बनाई गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड ऑन मार्च 9। हाँ मार्च 9, बट किस साल, मार्च 9 को ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है। हाँ, लाहौर दरबार में ये साइन हुई थी सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1846 में बेटा ये साइन हुई थी, 1867 में नहीं, 1870 में नहीं, 1800 में नहीं, ए सही आंसर जाएगा, ठीक है, मार्च 9 1846। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई, 19 मार्च को नहीं हुई, 20 मार्च को नहीं हुई। हाँ, इनमें से कोई नहीं, यानी बेटा ये भी नहीं है, तो सीधे सीधे 16 मार्च। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है महाराजा गुलाब सिंह टुक मेनी स्टेप्स, महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत सारे कदम उठाए फॉर रिफॉर्मेशन, किसके लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, रिऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ, कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने भी ट्राइबल चीफ्स थे ना उन पर उसने लगाम कसी, शाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए। सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट बाय डिसऑर्डरली ट्राइबल सही है, सप्रेस किया, उनको दबाया, जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को बिखेर के रखा था। रिफॉर्म्स इन फाइनेंस, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए। जागीरदार सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड द रेवेन्यू, उसे क्या किया गया, जागीरदारी सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया गया, रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स को रिवोक किया गया। और पूछ रहा है फोर्थ वन, यानी डी पूछ रहा है ऑल ऑफ द अबव। हाँ बेटा, ये सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। Cultural changes, question number 86, the last question of this session. Cultural changes or cultural development were seen in, cultural changes या जिसे हम बेटा कहेंगे cultural development देखे गए, हाँ, रणबीर सिंह फिर पूछा गया डैश seen in, कहां पर। फिर कह रहा है रणबीर सिंह वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर, डज ही कंस्ट्रक्टेड, किस सूरत में देखे गए। ये कल्चरल चेंजेस, क्योंकि कल्चर मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों होता है, तो पूछा जाता है कि आप बताइए, हाँ, रणबीर सिंह वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर, डज ही कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, श्राइन्स एंड न्यू पाठशाला, उसने टेम्पल्स वगैरह बनाए, पाठशाला बनाए, तो ये कल्चर का हिस्सा है, मंदिर बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना, ठीक। रामलीला एंड रासलीला वर प्लेड, रामलीला और रासलीला बनाई गई। एंड मंडलीज को बुलाया जाता था फ्रॉम मथुरा,
हाँ, वृंदावन। आप बताइए इनमें से सही आंसर कौन है? बोथ ए एंड बी है, बोथ अबो जितने भी है बोथ ए एंड बी, या हमें बताइए कि डी सही आंसर है या बी सही आंसर है, सी आंसर है। आई विल वेट 2 मिनट्स। हाँ, आपके आंसर के लिए बेटा मैं वेट करूंगा क्वेश्चन नंबर 86 का, ठीक है। और लास्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 46 जो आपने बताया था वो मैं रिपीट करूंगा। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 86 का मुझे आंसर बताइए। आई एम वेटिंग। उस पॉइंट आ कुछ चलिए, तो बेटा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो सी पार्ट है। ये दोनों दिखाते हैं कि कल्चरल चेंजेस और कल्चरल डेवलपमेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 46 पर बेटा कुछ बच्चों ने हमें पूछा था, आप सब चेक कीजिए 46 कमेंट इसमें कि 46 ही है, आप जरा चेक कीजिए वहां पर क्वेश्चन नंबर 46। चलिए मैं वापस जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 पर। हम क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, चलिए वापस। कुछ बच्चों को शक था तो शक ही दूर कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ ने कहा नहीं जी सरोजनी नायडू है, कुछ ने कहा नहीं जी यहाँ पर क्वेश्चन था। तो जो एनी थी ना ये बेटा 1917 में बनी थी, याद रखिएगा। और सरोजनी जी 1925 में, आप चेक कर सकते हैं। तो पहली वुमन प्रेसिडेंट अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनी? 1917 ही ना। तो आपका आंसर आप चेक कर सकते हो। हाँ, यू कैन गो। तो बी हमारा सही आंसर बनेगा। हो गया आपका शक दूर, ठीक है। हम और 1 मिनट आपके कमेंट का वेट करेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस। आई होप बेटा कि आपके सारे क्वेश्चंस, आपका सारा कॉन्फ्यूजन, आपको यहाँ से इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एक लेक्चर में। जब तक आपका एग्जाम इंशाल्लाह होगा हम पूरे अपनी एनर्जी के साथ आपका साथ देंगे, आप अच्छे मार्क्स लाओ। हाँ, ये हमारे लिए यही बड़ी बात होगी, ठीक। चलिए, तो इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं इंशाल्लाह नाउ इन मैराथन सेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।